हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, आज की क्लास में हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर 2 एनसीईआरटी के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं। मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों है, आखिर हम इस चैप्टर को क्यों इतना केयरफुली पढ़ें। तो आपको बता दें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से बच्चों लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें बच्चों, इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में 8 क्वेश्चन तक आए गए हैं, 8 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तो आपको ये समझना है, केयरफुली करना है इसको, कि हो सकता है कि मे बी आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाएं। तो बेटा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या आते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझो, इसको बड़े ही केयरफुली तरीके से करेंगे। और चैप्टर में मेरे बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स के बारे में जानना है, कुछ भी टफ नहीं है, वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर। आइए जानते हैं बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के नाम को ही समझ लीजिए। बायोलॉजिकल का मतलब होता है क्या? आपको बताया था, पूरा लिविंग वर्ड। बायोलॉजी मतलब है पूरा पूरा का लिविंग वर्ड। आप कह सकते हैं कि जो लाइफ रखते हैं, जो लिविंग होते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बायोलॉजी बोलते हैं। और क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल, बायोलॉजी टर्म से बन गया बायोलॉजिकल, आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? हम कहेंगे कि जब व्हेन वी आर क्लासिफाइड ऑफ लिविंग वर्ड, हम क्लासिफाइड करते हैं किसको? लिविंग वर्ड को। उसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी वर्ड। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या पढ़ना है? ये तो बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि पूरे बायोलॉजी वर्ड के क्लासिफिकेशन को हमें समझना है इस चैप्टर में। अब बच्चों, ये बात तो जब क्लियर होती है कि हमें क्या पढ़ लेना है, तो फिर दूसरी बात आती है कि ये क्लासिफिकेशन इसके शब्द सामने जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की आखिर क्यों जरूरत ही पड़ गई बायोलॉजी के वर्ड को? पूरे संसार को जैसे कि तैसे रहने देना चाहिए था, क्या जरूरत आ पड़ी कि इसे क्लासिफाई करना पड़ा? तो बच्चों समझो, संसार में डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स थे। साइंटिस्ट जब इनकी स्टडी कर रहा था तो साइंटिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बड़ी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाता था कि मैं कैसे चींटी का अध्ययन करूं और कैसे एलिफेंट, हाथी का अध्ययन करूं, जबकि दोनों लिविंग ही हैं। साइंटिस्ट को यह समझ में नहीं आता था कि कुछ लिविंग इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, वो भी लिविंग है, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। कुछ लिविंग इंडिविजुअल ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कुछ ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर है। मतलब कंफ्यूज था साइंटिस्ट, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। साइंटिस्ट जब देखता था एनिमल किंगडम में तो उसे मिलता था क्या? मैंने बताया आपको कि 5 फिशेस को देखता वो पानी में रह सकती है, लेकिन इंसान को पानी में डुबाओ तो पानी में डूब के मर जाएगा। बिकॉज फिशेस के पास एक कोई ऐसा सिस्टम था जिससे वो पानी के O2 को इवॉल्व कर लेता था, पानी के ऑक्सीजन को इवॉल्व कर लेता था। अब ह्यूमन बीइंग में वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिशेस को पानी से बाहर निकाल के रख दो तो पानी के बाहर वो नहीं सरवाइव कर सकती थी। लेकिन हम लोग या सामान्य लोग जो भी ह्यूमन बीइंग है या और भी एनिमल्स हैं, वो पानी के बाहर इजी वे में रह लेते हैं। इसका मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम पाया जाता होगा जो हमें इन्वायरमेंट में हमें रहने की हेल्प करता है। लेकिन अगर हम फिशेस की बात करें तो कोई उनके अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता होगा जो उन्हें पानी में रहने में हेल्प करता होगा। तो आप जानते हैं कि उनके अंदर क्या पाया जाता है? आप कहेंगे सर इसलिए वो पानी के O2 को इवॉल्व कर लेता है, बिकॉज दे आर हैविंग एन स्पेसिफिक ऑर्गन आर कॉल्ड गिल्स। उसके अंदर गिल्स पाया जाता है। और हमारी बॉडी में इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को इवॉल्व करने की कैपेसिटी है, जिसके हेल्प से करते हैं हम, उस ऑर्गन को आप बोलते हो लंग्स। तो आपको बेटा समझ में आया कि दुनिया में वेरिएशंस बहुत थे। अगर इसी में बात कर ले एम्फीबियंस की, तो आपका मेढक जो है, मेढक क्या है? मेढक पानी में भी रह लेता है, पानी के बाहर भी रह लेता है, और उसको मिट्टी के नीचे आप दबा के रख दोगे तो भी रह लेता है। क्यों? क्योंकि वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है, वो अपने स्किन से
ऑक्सीजन को इवॉल्व कर लेता है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन स्पेसिफिक है, अपने आप में स्पेसिफिक बात। कह सकते हैं कि दुनिया में वेरिएशंस बहुत थे, साइंटिस्ट बड़ा कंफ्यूज था, चाहता था कि सारे इंडिविजुअल को उनके एक अलग 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 कैरेक्टर के बेस पर क्लासीफाई कर दिया जाए, लेकिन मजबूरी इसकी ऐसी थी कि वो समझ नहीं पाता था कि ये क्लासिफिकेशन हम शुरू कहाँ से करें। लेकिन इसी क्रम में एक साइंटिस्ट आए जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उन साहब ने हिम्मत करी, थोड़ी सी दिखाई हिम्मत, कहा कि हम करेंगे क्लासिफिकेशन, हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे इंडिविजुअल को बांटा जाता है। उन साहब ने क्या किया, आप जानते होंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो आपका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, अरिस्टोटल साहब है। कौन है? अरिस्टोटल साहब। ये साहब आए और इन्होंने कसम खा ली कि मैं कर दूंगा क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल्स का, मैं करूंगा क्लासिफिकेशन, मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। भाई हिम्मत तो किया इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, और एक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। इन साहब ने कहा कि दुनिया में दो ही तरह के तो लिविंग है, सिंपल सी बात है, एक को प्लांट कहते हैं, दूसरे को एनिमल्स कहते हैं। और प्लांट्स में भी इन्होंने कहा भैया प्लांट्स जो हैं ये तीन टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं ट्री वाला प्लांट कौन है? जो भारी भरकम प्लांट आपका बड़ा सा दिखाई देता है। दूसरे को इन्होंने कहा कहते हैं हर्ब कहते हैं, हर्बेसियस प्लांट हैं आपके। तीसरे को इन्होंने कहा कि श्रब कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। भाई इन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के ही लिविंग है, एक प्लांट्स है, दूसरा एनिमल है। प्लांट की भी तीन कैटेगरी इन्होंने बता दी क्लासिफिकेशन के नंबर में, क्रम में इन्होंने बताया कि भाई ट्री एक भारी भरकम वाला प्लांट, हर्ब एक ऐसा प्लांट जिसे काट पीट करके सब्जी बना करके इजी वे में आप खा सकते हो, जिसके स्टेम जो होते हैं उस अंडर डेवलप्ड होते हैं, या कह लीजिए वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी, अगर एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहें तो। श्रब क्या है? इन्होंने कहा कि एक ऐसे प्लांट जिनके स्टेम ब्राउन कलर के दिखते हैं, और चारों तरफ उनकी झाड़ियों की वजह से, उनकी पत्तियों की वजह से मेन स्टेम छिपा हुआ होता है। तो इन्होंने वही बता दिया कि ये तीन तरह के प्लांट्स दुनिया में होते हैं, एक को ट्री कहा जाता है, एक को हर्ब कहा जाता है, और एक को श्रब कहा जाता है। फिर इन भाई साहब ने कहा कि एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। इन्होंने बांटा, अपनी लैंग्वेज में बांटा। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो एनिमल्स हैं इनको भी सिंपली हम दो तरह से बांट सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जो ब्लड पाया जाता है, कुछ के अंदर आरबीसी पाई जाती है और कुछ के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी जब इन्होंने भाई साहब ने डिवीजन किया, तो मेरे बच्चों इन्होंने डिवीजन में क्या किया, इन्होंने कहा कि जिनमें आरबीसी पाई जाएगी, आरबीसी प्रेजेंट होगी, ऐसे इंडिविजुअल को इन भाई साहब ने नाम दिया इनेमा। क्या नाम दिया? इनिमा लिखते हैं, इनिमा लिखो या इनेमा लिखो, बोल कुछ भी सकते हो, इनिमा या इनिमा, सब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग ही करते हैं। दूसरा बेटा इन्होंने क्या किया, दूसरा इन भाई साहब ने कहा कि एक ऐसे होंगे जहां पर आरबीसी कंप्लीटली एब्सेंट होगा, आरबीसी कहीं कहीं पर एब्सेंट होगा। तो भैया जहां पर आरबीसी एब्सेंट होगा उसको इन्होंने कह दिया एनीमा। देखो एनीमा क्या लिखा, एनीमा, 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 इनिमा। ए मतलब एब्सेंट कर दीजिए, निमा मतलब आरबीसी कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि जहां पर आरबीसी का काउंट या आरबीसी एब्सेंट था उसको इन्होंने कहा कि वो एनिमा है, उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को एनिमा कहा, और जहां पर आरबीसी प्रेजेंट था उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इन्होंने इनेमा कहा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले जो हिम्मत दिखाई क्लासिफिकेशन करने की वो अरस्तु साहब ने दिखाई। किसने दिखाई? अरस्तु साहब ने दिखाई। इन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के इंडिविजुअल हैं, एक प्लांट है, दूसरा एनिमल है, और प्लांट को तीन पार्ट में बांट दिया, एक को ट्री, दूसरे को हर्ब और तीसरे को श्रब कहा, और एनिमल्स को दो भाग में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर आरबीसी। उन्होंने कहा कि इफ RBCs आर प्रेजेंट इन देयर ब्लड आर कॉल्ड इनेमा, इफ RBCs एब्सेंट इन देयर ब्लड आर कॉल्ड एनेमा। इन्होंने ये बताया। भाई देखो, क्या इतना कुछ बता देने से क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पूरा हुआ? तो नहीं।
इनके बाद इन्हीं के आसपास के नियरेस्ट साइंटिस्ट थे जिनको इन पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा भैया तुमने किया तो क्लासिफिकेशन, बट तुम्हारा क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करता है, इसलिए तुम्हारे क्लासिफिकेशन को हम गलत ठहराते हैं। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन कहा कि तुमने जो भी बात करी है ये फिलॉसफिकल बातें हैं, इनमें कोई भी साइंटिफिक दम नहीं है। कोई साइंटिफिक तरीके से कुछ आप बात करते तो हम मानते कि हाँ आपने कुछ क्लासिफिकेशन किया। इनकी थियरी को काट दिया, इनकी बात को काट दिया, और दूसरे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम आपने पहले से भी सुना होगा। इनका नाम है कैरोलस साहब। क्या है? कैरोलस लीनियस साहब इनको कहते हैं, कैरोलस लीनियस साहब। कैरोलस लीनियस साहब आए और इन्होंने एरिस्टोटल की थियरी को काटते हुए अपनी एक थियरी दिया। इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन मैं भी करूंगा और मैं बताऊंगा कि दुनिया में क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। समझिए बेटा, जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया इन्होंने बनाया उस क्लासिफिकेशन को कहा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहा गया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। चलते हैं, हम जानेंगे कि इन साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताया, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। बेटा ये कैरोलस लीनियस आप इनको पहले से भी जानते होंगे, इनका नाम आपने पहले से भी सुना होगा। कहाँ पर सुना होगा? जब आप पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। कैरोलस लीनियस का ही नाम आपने सुना होगा जब आप पढ़ रहे थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस का नाम आपने सुना होगा इनकी बुक्स का सिस्टेमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम, फिलॉसफिया बॉटनिका, इनकी किताबों का नाम वही है, वही वाले कैरोलस लीनियस। हाँ, कोई अलग से नहीं है, ये वही वाले कैरोलस साहब हैं। ये कैरोलस लीनियस साहब वही वाले हैं, कैरोलस लीनियस। बच्चों समझेंगे कैरोलस लीनियस साहब जो थे इन्होंने क्या किया, समझेंगे। इन्होंने कहा कि मैं अपना एक सिस्टम दूंगा, और इन्होंने जो सिस्टम दिया उसको कहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या कहा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने अपना सिस्टम दिया जिसका नाम रखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कैरोलस साहब ने कहा कि मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ये साइंटिफिक तरीका है। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया, और किसके बेस पर किया? इन्होंने बेसिस जो रखा, तो आप यहां लिख देता हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनका क्लासिफिकेशन जो था वो बेस था सेल वॉल पर। किस पर बेस था? तो आप बताएंगे कि सर इनका क्लासिफिकेशन बेस था सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया इंडिविजुअल का, और इन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्होंने बताया अपने डिवीज़न में दो तरह की बात बताई इन्होंने, और इन्होंने कहा कि दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं। एक को कहा गया, एक में जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एक में सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट है। तो आप एक में प्रेजेंट प्लस एंटी लिख दिया, इसका मतलब प्रेजेंट, और एक में जहां पर बताए कि सेल वॉल एब्सेंट है। तो बेटा देखो, इन्होंने कहा कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो सभी क्या हैं? वो सभी प्लांट्स के अंदर आते हैं, और इस किंगडम का इन्होंने नाम बताया प्लांटी। क्या रखा? प्लांटी। जबकि इन्होंने कहा कि जहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी वो सारे इंडिविजुअल दुनिया के जितने भी होंगे वो किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। बात समझो, इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको दो भाग में बांट सकते हैं, एक को एनिमेलिया में रख सकते हैं, दूसरे को प्लांटी में रख सकते हैं। इनका जो बेसिक था, मतलब बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो सेल वॉल था। इन्होंने कहा कि जहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्लांटी, और जहां पर सेल वॉल एब्सेंट होगी उसे हम बोलेंगे एनिमेलिया। बच्चों लेकिन क्या आप बताओ इनका क्लासिफिकेशन सही है? सही है तो इनमें कुछ चीज़ें तो छूट जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्लांटी में, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही इनके क्लासिफिकेशन में जो छूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो इनके क्लासिफिकेशन में छूट जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि सारे, इन्होंने कहा बेस्ड ऑन प्लांटी के कैरेक्टर को बताया और एनिमेलिया के कैरेक्टर को बताया, किसके बेस पर बता दिया? सेल वॉल के। लेकिन इन्होंने कोई चर्चा नहीं की किसी भी यूनिसेलुलर इंडिविजुअल की। इन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि कहाँ रखा जाएगा प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स को। इन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि फंजाई क्या है या फंजाई कहाँ से है और इसको कहाँ पर रखा जाएगा। इन्होंने सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मतलब इन्होंने जो फिल्टर लगाया वो फिल्टर इनका छोटा सा था, केवल फिल्टर था सेल वॉल का। इन्होंने और कोई फिल्टर पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, जैसे कि रिप्रोडक्शन पर, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर पर, जैसे कि
न्यूक्लियस पर या न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस पर, मतलब इन्होंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने केवल एक बेस पर अपना फिल्ट्रेट मानते हुए सेल वॉल के बेस पर क्लासिफिकेशन किया और ये नहीं डिस्क्राइब कर सके, किसको नहीं कर सके, तो ये नहीं डिस्क्राइब कर सके मोनेरा को, और इन्होंने छोड़ दिया प्रोटिस्टा को भी, और इन्होंने छोड़ दिया किसको, तो बताएंगे सर इन्होंने फंजाई को भी नहीं डिस्क्राइब किया। ये इन इंडिविजुअल को छोड़ते चले गए, इसलिए इनके भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट वे में नहीं माना गया है, लेकिन लिखा जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज़ बीन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो इतना आपके लिए यहाँ पर याद रखना जरूरी होगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं 2 किंगडम के बाद, जब इनकी थियरी को डिस्कार्ड किया गया तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है सर हीकल साहब। क्या नाम है? हीकल। ध्यान से बच्चों देखेंगे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, 2 किंगडम के बाद एक किंगडम आता है जिसे कहते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आता है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने का काम किया किसने, तो आप बताएंगे इसको दिया एक साइंटिस्ट है, इसका साइंटिस्ट का नाम याद कर लेंगे, हीकल। वैसे ये सब कभी पूछे नहीं जाएंगे नीट में, लेकिन ये है कि जानते रहिए, इनको पढ़ना है तो थोड़ा सा जान लीजिए। एनसीईआरटी ने भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में नहीं दिया है। हीकल साहब ने क्या किया, ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया, और इन साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई कैरोलस लिनियस आपने कुछ चीज़ों को छोड़ा था, तो इन्होंने जो बनाया था इसके पहले उन्होंने क्या बनाया था, तो आप कहेंगे कि उन्होंने तो प्लांटी बनाई थी, प्लांटी पे चर्चा किया था, और उन्होंने एनिमेलिया पर चर्चा किया था। एनिमेलिया और प्लांटी की बात कर गए थे वो, लेकिन ये जब हीकल साहब आए तो इन्होंने कहा कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी हैं भैया कैरोलस जी जो यूनिसेलुलर हैं, कुछ प्लांट और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, तो उनका तो आपने कोई किंगडम बनाया नहीं है, तो इन्होंने उनके लिए भी एक घर बना दिया, उनके लिए भी एक हाउस बना दिया, और उस हाउस का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। क्या रख दिया? प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा वाले हाउस में इन भाई साहब ने रख दिया किसको, तो यहाँ पर आप करेंगे यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स को रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल को रख दिया। क्या रखा? यूकैरियोटिक इंडिविजुअल को रखा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल को इसमें रख दिया गया, ऑर्गेनिजम्स को इसमें रख दिया। किसमें रखा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पर उठा करके रख दिया गया? एक नए हाउस में, प्रोटिस्टा में, और ये करने का काम किसने किया? हीकल साहब ने किया। समझ में आया होगा। अब इसमें किसे किसे रखा गया था, तो आप ये जान लीजिए, इसमें रखा गया था किसको, तो इसमें आपका अमीबा को रख दिया इन्होंने, अमीबा को रखा, इसी में यूग्लिना को रखा होगा क्योंकि ये भी आपका वही है, और इसी में इन्होंने पैरामीशियम को भी रखा होगा, स्लाइम मोल्ड्स को रखा होगा, इसी में इन्होंने कुछ प्लांट्स वाली एल्गी जहाँ अब जो प्लांट में है क्लैमाइडोमोनास को रख दिया था, इसी में इन्होंने कुछ शैवालों को रखा। अब इस पे बात करेंगे अभी 5 किंगडम में जब चलेंगे, तो मात्र यहाँ तक इतना समझिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नए हाउस का निर्माण किया जिसे प्रोटिस्टा कहा। ये काम करने का काम किसने किया, तो आप कहेंगे सर हीकल साहब ने किया। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने ना तो प्रोकैरियोट की बात करी ना तो फंजाई की बात करी, तो इनके बाद भी एक सिस्टम आया जिसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का चौथा सिस्टम जो था, जिसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। इसको भी ध्यान से समझेंगे, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर लिखते हैं हम 4 किंगडम, क्या? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी एक सिस्टम आया। और इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ समझेंगे। इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड साहब। क्या नाम था? कोपलैंड साहब। कोपलैंड साहब ने क्या किया समझिएगा, ये कोपलैंड साहब आए और कोपलैंड साहब ने कहा कि हीकल जी आपने ठीक ठाक काम कर लिया है, लेकिन इन्होंने भी कुछ छोड़ा हुआ था, हीकल जी ने भी, तो इसको जोड़ने का काम किया कोपलैंड साहब ने। कोपलैंड साहब ने एक अलग सा किंगडम जोड़ा जिसमें इन्होंने प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल को जगह दी। जैसे कि अब मैं बता चुका हूं आपको कि प्लांटी किसके टाइम में आ गया था, लिनियस के टाइम में। एनिमेलिया भी लिनियस ने बता दिया था थोड़ा सा सेल वॉल के बेस पर।
प्रोटिस्टा किसने बता दिया? तो अभी अभी आपको बताया था, प्रोटिस्टा बता दिया इन भाई साहब ने, हीकल ने। लेकिन जब प्रोटिस्टा के पहले वाला भी कुछ छूटा पड़ा है, वो क्या है? तो इन्होंने बताया कोपलैंड साहब ने कि आपने यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए तो जगह बना दी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को तो प्रोटिस्टा में रख दिया, बट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो कोई हाउस होना चाहिए। तो इन्होंने उसके लिए एक हाउस बनाया जिसका नाम रख दिया मोनेरा। इसका लिए एक अलग किंगडम बनाया जिसे क्या कहा? मोनेरा। इसमें किसको रखा? तो इसमें इन्होंने रखा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट का स्पेशल किंगडम है। किसका? प्रोकैरियोट का स्पेशल किंगडम। अच्छा, क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वहां से एक बात ये आप याद रखेंगे, ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे पहले प्रोटिस्टा आए कि मोनेरंस आए, तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा सर दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया आया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए और मोनेरंस आए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले मोनेरा आया या प्रोटिस्टा आया, तो आपका आंसर होगा सर सबसे पहले प्रोटिस्टा आया और इसको खोजने का काम हीकल साहब ने किया। फिर किंगडम मोनेरा आया जिसको कोपलैंड ने बताया। किसने बताया? कोपलैंड ने बताया। याद रखेंगे कि याद क्या रखना है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा आया, जबकि प्रोटिस्टा उससे पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ चुका था, जिसको देने का काम किसने किया था? हीकल साहब ने किया था। बच्चों देखें, इसके बाद इन्होंने भी कुछ छोड़ा हुआ था, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, फंगस को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, ये करना भूल गए थे। तो उसके लिए एक नया साइंटिस्ट आया और एक नया फीचर आया, नया क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया जिसे कहा गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों यहां से ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इसको जरूर समझते रहना है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ये आपका, इसको समझ करके पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपका क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये क्या करता है आप बताएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी सबसे पहले किसने दिया ये जानना जरूरी है। तो इसको दिया था, ये नाम बड़ा अच्छा है और बड़ा फेमस नाम है, जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर साहब। किन्होंने दिया था? रॉबर्ट विटेकर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए सर रॉबर्ट विटेकर। क्या होना चाहिए? सर रॉबर्ट विटेकर। इन विच क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में सर रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? तो इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया जिसमें इन्होंने किसको रखा? तो आप कहेंगे कि सर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, फंगस को इन्वॉल्व किया। आइए जानते हैं बच्चों, इसमें अब आप बता चुका हूं आपको क्या आ गया। अभी तक 4 किंगडम खोजे जा चुके हैं, इसमें आपको बता दिया एक में मोनेरा आ गया है, दूसरे में मैंने बता दिया कि प्रोटिस्टा की भी अब डिस्कवरी हो चुकी थी। प्रोटिस्टा के बाद तीसरा जो ये वाला बचा हुआ था फंजाई, इसको खोजने का काम रॉबर्ट विटेकर ने किया। और मैंने बताया कि प्लांटी के बारे में तो लिनियस साहब ने ही बता दिया था, और एनिमेलिया के बारे में भी लिनियस साहब ने 2 किंगडम में बताया था। लेकिन बाद में इन साहब ने अपना सिस्टम दिया जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया, और ये सिस्टम देने का काम किया रॉबर्ट विटेकर साहब ने। किसने किया? रॉबर्ट विटेकर इज एन ब्रदर ऑफ अंडरटेकर। ठीक है, नहीं जस्ट जो ब्रदर ऑफ अंडरटेकर नहीं, रॉबर्ट विटेकर इज एन साइंटिस्ट, अंडरटेकर इज एन बॉडी बिल्डर। समझिएगा बेटा, हम बात करते हैं इस पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम कंप्लीट हो गए। अब लेकिन जो इन्होंने किया, इनके करने का तरीका कुछ अलग था। उस 5 किंगडम में इन्होंने किसको रखा, एक छोटी बात आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद हम इसके क्राइटेरिया की बात करेंगे। देखो बच्चों, इस 5 किंगडम में इन्होंने मोनेरा में रखा है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। किसको रखा है? तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा है। किस में रखा है? तो आप बताओगे सर इसमें मोनेरा में। जिसमें आपके आते हैं कौन? तो आप बताओगे बैक्टीरिया आता है सर। इसी में आपका साइनोबैक्टीरिया भी आता है। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया भी आता है। इसी में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आप लिख सकते हैं। ये आपका आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब इसी के पार्ट है, जब पढ़ाएंगे अभी तो आगे आएगा। फिर आपका प्रोटिस्टा में क्या आता है? तो इसमें यूनिसेलुलर कौन आते हैं?
सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फंजाई में कौन आता है, तो आप कहेंगे कि सर मल्टी सेलुलर आते हैं। कौन आता है, मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर के साथ एक बात याद रखना होगा, हेटेरोट्रॉपिक। कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इन्हें प्लांटी से अलग कर दिया गया। मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक। और प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में कौन आता है, तो आप कहेंगे कि प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक आते हैं। कौन आते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स होते हैं। और फंजाई में आपका मशरूम वगैरह जो आप जानते हो, फंगस आते हैं। एनिमेलिया कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे हम लोग हैं। हेटेरोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। आपको समझ में आया। मोनेरा में बैक्टीरिया, मोनेरा हाउस में बैक्टीरियाज को रखा गया, साइनोबैक्टीरियाज को रखा गया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा के किंगडम में यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स को रखा गया, और यूनिसेलुलर इंडिविजुअल में किसको किसको रखा गया, अमीबा को रखा गया, यूग्लिना को रखा गया, और इसी हाउस में रख दिया गया स्लाइम मोल्ड्स को। इसी में कुछ यूनिसेलुलर एल्गा, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, क्लेमाइडोमोनास वगैरह को भी रखा गया। आगे चल के आज के साइंटिस्ट एल्गल क्लासिफिकेशन के जोन में एल्गी को अलग रखते हैं, लेकिन इसमें रखा गया था प्रोटिस्टा में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिसेलुलर एल्गा को प्लांटी में रखा गया या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज पुट इन किंगडम प्रोटिस्टा। बट अगर आपसे पूछा जाए इन द केस ऑफ प्लांट, अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा नहीं रहेगा तो आपका आंसर प्लांटी होगा। समझिएगा, इन्होंने फंजाई में मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक इंडिविजुअल्स को रखा जिसमें फंगस आते हैं, और इसके बाद में प्लांटी में प्लांट्स को, और एनिमेलिया में, वेल डेवलप्ड में आपका एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉपिक इंडिविजुअल्स को रखे गए। बच्चों, क्या इनका क्राइटेरिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये क्राइटेरिया भी जान लीजिए कि इनमें क्या इनका क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया था किसका, तो आप बताएंगे सर इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया रहा होगा, तो हाँ इनका क्राइटेरिया जान लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है। तो इनका क्राइटेरिया क्या था, आप बताएंगे सर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें इंडिविजुअल को क्लासीफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया था व्हिटेकर साहब ने। जैसे कि क्या बनाया था, सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, इनका एक क्राइटेरिया इसी में था, सेल का स्ट्रक्चर। इसी में इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया लिया था, क्या, सेल स्ट्रक्चर के मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था। क्या लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एक क्राइटेरिया था। और इन्होंने क्या लिया था, इन्हीं में इन्होंने रिप्रोडक्शन को भी बताया था। किसको बताया था, रिप्रोडक्शन को भी एक क्राइटेरिया बनाया था। इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन के क्रम में रिप्रोडक्शन के साथ एक क्राइटेरिया अपना और ऐड किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने किसको किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने बॉडी कैसी है, सेलुलर है कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एक क्राइटेरिया लिया था, रिप्रोडक्शन का लिया था, और मैंने बता दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सब क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। कहाँ पर, अलग अलग फिल्टर को देखते हुए कह लीजिए। सेल स्ट्रक्चर में आपका यूकैरियोट, प्रोकैरियोट वगैरह आ सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन हेटेरोट्रॉप थे, कौन ऑटोट्रॉप थे। रिप्रोडक्शन में किसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये वेजिटेटिव। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, इसमें कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनकी बॉडी केवल सेलुलर लेवल से बनी है, कितने ऐसे हैं जिनकी बॉडी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखती है, कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखती है, और कितने का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखती है। तो ये हो गए आपके क्राइटेरिया के क्वेश्चंस। यहाँ से आएगा तो इन क्राइटेरियाज को याद रखना होगा। इनको आप एनसीईआरटी का जो चार्ट बना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है, और चार्ट में सामने सामने सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से चार्ट को देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैंने चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया है। बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बाद कि इनका जो मेन क्या कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो क्या था, तो आप कह सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर इनका मेन क्राइटेरिया था। सेल स्ट्रक्चर पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिवीजन किया। क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया। इसके बाद एक सिस्टम आया, एक नया साइंटिस्ट आया जिसने एक सिस्टम दिया जिसे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। क्या कहा गया? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 6 किंगडम वाला साइंटिस्ट जो था, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखेंगे 6 किंगडम आया। और 6 किंगडम में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल ऊज। इसको देने का काम किसने किया? तो आप जानते रहेंगे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल ऊज। क्या नाम था? कार्ल ऊज साहब। और ऊज साहब ने क्या किया? इन कार्ल ऊज साहब ने बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, हमें 5 किंगडम से कोई नफरत नहीं है। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं की। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहता था उसको इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने उसी में थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा बता दी जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। एनसीईआरटी लिखती है कि आगे की लाइन को आप इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, ये एनसीईआरटी कहती है। बट यहाँ समझना ये है कि कार्ल ऊज साहब ने क्या किया, जो 5 किंगडम था, 5 किंगडम में आपका था मोनेरा, 5 किंगडम में आपका था प्रोटिस्टा, और 5 किंगडम में क्या था? प्रोटिस्टा के साथ साथ 5 किंगडम में आपका फंजाई था, और फंजाई के साथ था प्लांटी के साथ था आपका एनिमेलिया। क्या था? प्लांटी के साथ एनिमेलिया था। समझिएगा, ये था बच्चों फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मोनेरा को ही 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ये जो किंगडम मोनेरा था इसी को 2 पार्ट में इन्होंने स्प्लिट किया। और इन्होंने कहा कि दुनिया में, इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। इन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जो ये मोनेरन्स हैं इनमें 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। एक बैक्टीरिया जो दुनिया में सबसे पहले आए थे, उस बैक्टीरिया को इन्होंने आर्की बैक्टीरिया कहा। तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ, लिख देता हूँ इधर से। उन्होंने जो दुनिया में सबसे पहले आए बैक्टीरियाज, उन बैक्टीरिया को क्या कहा? इन्होंने कहा कि मोनेरा 6 किंगडम में इन्होंने मोनेरा को स्प्लिट किया। ये देखिए 2 पार्ट में। एक पार्ट को इन्होंने आर्किया कहा। क्या कहा? आर्किया कहा। और दूसरे पार्ट को इन्होंने क्या कहा? दूसरे पार्ट को यू बैक्टीरिया कहा। समझिएगा, एक को आर्की बैक्टीरिया कहा और दूसरे पार्ट को इन्होंने यू बैक्टीरिया कहा। क्या कहा? यू बैक्टीरिया। समझेंगे बच्चों? आर्की बैक्टीरिया वे थे जो दुनिया में सबसे पहले आए थे, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आप कह सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया जो थे उनको इन्होंने आर्की बैक्टीरिया कहा। मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कहा? आर्की बैक्टीरिया कहा। आगे आपका यू बैक्टीरिया इन्होंने किसे कहा? जो थोड़ा सा एडवांस टाइप का फीचर रखते थे। कैसे थे? एडवांस टाइप का फीचर रखते थे। ऐसे को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यू बैक्टीरिया कहा। समझिएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो थोड़ा सा एडवांस टाइप का फीचर रखते थे उसे इन्होंने यू बैक्टीरिया कहा। और ऐसे बैक्टीरिया जो थोड़ा सा प्रिमिटिव थे, वो कैसे थे? प्रिमिटिव थे, उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा कि ये मोनेरन्स में 2 टाइप के बैक्टीरिया, एक को आर्की और दूसरे यू बैक्टीरिया का करेक्टर क्या था? ये प्रोटिस्टा से थोड़ा मिलते जुलते थे, सेलवाल वगैरह की करेक्टर्स मिलजुल रहे थे। मैं पढ़ाऊंगा अभी, जब डिटेल्ड पढ़ाऊंगा तो ये क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी बात थी। फिर जब इन्होंने मोनेरा को स्प्लिट कर दिया तो मोनेरा हो गया खत्म। अब एक हो गया आर्किया, एक हो गया यू बैक्टीरिया, और उसके बाद इनका आ गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 4 पीछे वाले रह ही गए और 5वें को तोड़ करके 2 बना दिया। तो इसको जब 2 बनाया तो 4 2 6 हो गए। तो इसी को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। क्या बोला गया? 6 किंगडम। ये इनका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और इसको देने का काम किसने किया था? तो आप कहेंगे कि सर इसको देने का काम कार्ल ऊज ने किया था। किसने किया था? कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा ये 6 किंगडम का, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं। आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं बट इतना भी नहीं जाते हैं, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। अब देते हैं आपको, देखो इन्होंने एक नया सिस्टम दिया। कार्ल ऊज साहब ने एक नई बात और बताई जो किसी ने नहीं बताई थी। इस बात को जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं बेटा डोमेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? डोमेन सिस्टम। कार्ल ऊज साहब ने एक नई बात बताई और इस नई बात को बोलते हैं डोमेन सिस्टम। समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन सिस्टम। डोमेन सिस्टम का मतलब क्या है? अगर आपको डोमेन वर्ड से नफरत होती है या डोमेन समझ में नहीं आता है तो इसकी जगह पे आप ग्रुप कर लीजिए, आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इसकी जगह पे ग्रुप कर लीजिए। मतलब कह दीजिए कि इन्होंने जो दुनिया में जितने भी 6 किंगडम बने थे, 6 किंगडम कौन कौन था? तो अब कहेंगे कि इनके अनुसार एक आर्किया था,
दूसरा जो था वो यू बैक्टीरिया था, तीसरा जो था वो क्या था, तो आप कहेंगे कि सर प्रोटिस्टा आता है, और प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है, फंजाई आता है, फंजाई के बाद क्या आता है, प्लांटी आता है, और क्या आता है, एनिमेलिया आता है। समझिएगा, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने इन सारे किंगडम्स को, यही जो किंगडम आपके सामने दिख रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन किंगडम को इन साहब ने क्या, कार्ल उस साहब ने क्या किया, डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया। डोमेन का मतलब है उनको 3 ग्रुप में बांट दिया। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। भाई देखो, आर्की वाले को एक ग्रुप बनाया, ये ग्रुप नंबर 1 था इनका, ये ग्रुप नंबर 1, तो इसे G1 लिख देता हूँ। ये ग्रुप नंबर 2 जो इन्होंने यू बैक्टीरिया लिखा, इसको G2 लिख देता हूँ, ये ग्रुप नंबर 2 था। और बाकी रेस्टिंग जो भी बचे हुए थे इनको ग्रुप नंबर 3 कहा। क्या कहा? डोमेन नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3। और इसको कहा इन्होंने, इसको तो आर्किया कह दिया, इसको को यू बैक्टीरिया कह ही दिया था, इसको इन्होंने यूकैरिया कह दिया। क्या कहा? यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब ये होता है, यूकैरिया का मतलब होता है भाई कैरियोटिक। यूकैरियोटिक कहाँ से कहाँ तक? प्रोटिस्टा टू ऑनवर्ड, प्रोटिस्टा के आगे और एनिमेलिया तक सभी यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसलिए इस डोमेन का नाम इन्होंने यूकैरिया रख दिया। क्या रख दिया? यूकैरिया रख दिया। इसको यूकैरिया कह दिया, और इसको आर्किया कह दिया, और इसको क्या कह दिया? आर्की यू बैक्टीरिया कह दिया। आपको एक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि 3 डोमेन सिस्टम भी कार्ल लूज ने दिया। इसमें यूकैरियोटिक इंडिविजुअल के लिए एक ग्रुप बनाया जिसे डोमेन बोलेंगे, और उस वाले डोमेन में रख दिया किसको? यूकैरिया को। जितने भी यूकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक के लिए 2 डोमेन बनाया। एक डोमेन को आर्किया कहा, दूसरे डोमेन को क्या कह दिया? दूसरे डोमेन को क्या कह दिया? दूसरे डोमेन को कह दिया ये यू बैक्टीरिया। अब आपको कार्ल लूज के साथ साथ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम का पूरा खत्म हो गया। बच्चों, इस टॉपिक में अब हम स्टार्ट करना चाहिए हमको मोनेरा, बट हम मोनेरा नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज फंजाई इज एन इम्पॉर्टेंट एंड हैविंग द मोर एडवांटेज फॉर योर एग्जाम। तो हम सबसे पहले इसमें फंजाई को डिस्क्राइब करेंगे। किसको करेंगे बेटा? फंजाई को डिस्क्राइब करेंगे। और फंजाई में हम जानेंगे कि फंजाई क्या है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी एक पॉइंट यहाँ से हम कवर करेंगे, लेकिन आज नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंजाई को कवर करेंगे। आप फंजाई जानते भी होंगे, फंजाई क्या है नहीं जानते होंगे तो मैं हूँ एक बात आपको यहाँ से आने वाले एक क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्क्राइब कराऊंगा। आज 5 किंगडम में 2 किंगडम से लेकर के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक मैंने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी। फिर मिलते हैं।